हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल। तो अभी आप सबको शायद पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो जेएनसीएसआर का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। जिनको जेएनसीएसआर के लिए अप्लाई करना है वो जाके फॉर्म भर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 मार्च को ही रिलीज हो गया था। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीजेस ऑन 5 मार्च। 5 मार्च को इसका फॉर्म क्या था, रिलीज हो गया था। और लास्ट डेट जो इसकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट इसकी 16 अप्रैल है। देखो, जो कंडीशंस है कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। किसकी बात करता हूँ? एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपका जो जैम होना चाहिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैम क्वालिफाई आपका होना चाहिए। पहला तो ये हो गया, ठीक। ये पहली एलिजिबिलिटी होगी। दूसरा ये है कि आपका जो बीएससी है, अगर इन केस मान लीजिए आपका ऑनर्स बीएससी है, तो यहाँ पे ये डजेंट मैटर कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है या फिजिक्स है, इसका कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बीएससी में आपका मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए। फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर जनरल एंड ओबीसी। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे 5% कम है, फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके यहाँ पे 10+2 लेवल पे मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपके इंटरमीडिएट पे मैथ्स नहीं है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 10+2 लेवल पे मैथ्स इज कंपलसरी, मैथ्स इज कंपलसरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको मैथ्स नहीं है आपके 10+2 लेवल पे तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को ना ही भरिए। ये बात रही एलिजिबिलिटी की। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। देखो, अगर आपकी जैम में अच्छी रैंक है, सपोज मान लीजिए आपकी अंडर 400 या 500 रैंक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो अंडर 400 या 500 के बीच में अगर इतनी अच्छी आपकी रैंक आती है, तो आप जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो यहाँ पे आपको जो मेल से नोटिफिकेशन आएगा। देखो, जिन स्टूडेंट्स का ये होता है कि अच्छी रैंक होती है तो उनको यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता है, रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता है। देखो, इसका जनरली पैटर्न क्या है कि जिनका जैम क्वालिफाइड है, तो जब वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, भर देंगे, तो उसके बाद उनको मेल आएगा कि आपका क्या होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? रिटन टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 45 एमसीक्यू होते हैं और साथ ही साथ 5 क्या होते हैं, एनएटी टाइप के होते हैं। तो जो इसका पैटर्न है, सेम जैसा जिस टाइप के क्वेश्चन आपने जैम में अपीयर किया है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने जैम में पढ़ा था। टोटली आप उसी को रिवाइज करिए, आपको एक्स्ट्रा कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका जैम क्वालिफाई है, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आप जेएनसीएसआर के लिए जरूर अप्लाई करें। आपका रिटन टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ये प्रोसीजर रहेगा। सपोज आपका क्या होता है कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, तो इसका ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ की, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इंटरव्यू कॉल में आपका इंटरव्यू रिलेटेड आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया, तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है। तो इंटरव्यू के कॉल के लिए इंटरव्यू में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अगर जिनकी रैंक अंडर 400 या 500 है, तो उनको मैं बता दूं, उनको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, उनको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। उनको क्या होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगर आपकी रैंक 400 या 500 है तो आप अप्लाई करिए, डायरेक्टली आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू की। अगर देखो, इंटरव्यू में कुछ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत ही ध्यान से सुनना। पहला क्या है कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको अक्सर ये देखना, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा ये पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। सपोज दैट जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है, एक इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि अमाइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी जो ईस्टर की फ्रीक्वेंसी होती है, आईआर फ्रीक्वेंसी होती है, वो कीटोन से क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि कम होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक दे देगा एनएमआर की टोटल सिग्नल कितने हैं, इस सिग्नल की पीक्स कितने में जाएगी, इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी है। तो इस तरीके के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब देखो मैं बहुत एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, दो टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। एक पहला क्या है, एमएससी, जो डायरेक्ट नॉर्मल एमएससी केमिस्ट्री से होती है वो, दूसरा है इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है। अब देखो जिनका मान लो सपोज आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो अभी आप क्या कर रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तैयारी में लगे हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स 100% मुझसे ये पूछेंगे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जेएनसीएसआर में कौन ज्यादा बेस्ट होगा, अगर आपको देखो बहुत ही फैक्ट की बात बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो जेएनसीएसआर में इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन है। अगर आपको थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ना है, अगर आपका थ्योरेटिकल आपको नॉलेज चाहिए अच्छी, तो आप यहाँ पे नहीं जाओ। थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे अच्छी नहीं, यहाँ के जो फैकल्टीज हैं वो उतना ज्यादा आपको सपोर्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन आपको रिसर्च फील्ड में जाना है। अगर आपको रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है तब आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि ये जो टोटली कॉलेज है वो रिसर्च ओरिएंटेड है। कैसा है, रिसर्च ओरिएंटेड है। सपोज अगर आपको किसी को एमएससी नहीं इंटीग्रेटेड पीएचडी करना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, तब आप कहाँ पे यहाँ पे एडमिशन लोगे, जेएनसीएसआर में। अगर नॉर्मल एमएससी करनी है और आपको अपना थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा करना है, तो आप जेएनसीएसआर में मत अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ पे रिसर्च लैब्स, आपको बहुत ज्यादा लैब्स को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, जो इनका डिपार्टमेंट है वो पूरा पूरा किस पे फोकस करता है, किस पे फोकस करता है, टोटली रिसर्च बेसिस होता है। ठीक है, ये रही बात इसकी। उसके बाद मैं अगर यहाँ की एप्लीकेशन फीस की बात करूं, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ज्यादा नहीं है। एप्लीकेशन फीस 500 ही है, 500 एससी, चाहे आपका एससी कैंडिडेट हो या एसटी या जनरल ओबीसी, सबके लिए कितनी है, 500 यहाँ पे फीस है। और स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री, अगर आप यहाँ से एमएससी कोर्स करोगे तो नो स्कॉलरशिप फॉर एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री के लिए नो स्कॉलरशिप, नो स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ये भी है, कोर्स फीस जो है, कोर्स फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है आपकी, ऑलमोस्ट 5000 पर ईयर आपको कोर्स फीस है, तो 5000 पर ईयर तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे कि कुछ दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद आपको क्या आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए आपको आपको मेल अपना चेक करना पड़ेगा। जो इस समय सिचुएशन चल रही है, तो इस उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आपको जब ऑनलाइन आप भरोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस बार जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू, इस बार दोनों क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, देखो जिन स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा अभी तो वो नहीं आया, क्या नहीं आया, जैम का रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ, तो क्या मुझे अभी ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगा कुछ दिन वेट कर लो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको बताई, लास्ट डेट इसकी क्या है, 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल। तो अभी आपका क्या है कि जैम का जो रिजल्ट है वो 20 मार्च तक अनाउंस हो जाता है। सपोज आपका सिलेक्शन हो गया है लेकिन आपकी रैंक नहीं अच्छी है, अगर आपकी रैंक नहीं अच्छी तो आप जेएनसीएसआर में अप्लाई करो, और उसके लिए जैम का जो सिलेबस था बस उसी को अच्छे से पढ़ते रहो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ का पेपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है इसके बारे में, तो वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई जरूर करो। देखो, और जिनका रैंक मान लीजिए 400 या 500 है, तो उनको बहुत अच्छी आईआईटीज तो नहीं मिल पाएंगी, एनआईटीज तो अच्छी मिल जाएंगी। अगर उनको टॉप की आईआईटीज नहीं मिल रही हैं, तो वो और कुछ चाहते हैं तो वो जेएनसीएसआर में अप्लाई करें। उनको डायरेक्टली क्या होगा, रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली क्या है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में जो भी मैंने क्वेश्चन बताया थोड़ा बहुत उसी टाइप का क्वेश्चन, जो बेसिक नॉलेज है वही आपका चेक करेगा। आपका ये चेक करेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो किसी आंसर को बताने में, आप किस तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, एक और बात थी, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये देखो बीएससी में अगर आपका 55% नहीं है, अब देखो जो बच्चे क्या है कि अभी अपेयरिंग वाले हैं, जिनका अभी बीएससी थर्ड ईयर है, तो अभी उनका रिजल्ट तो अनाउंस नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए उनको लास्ट डेट दिया जाता है कि ऑलमोस्ट 31 अगस्त शायद रहेगा, 31 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट तो देखो बीएससी फाइनल ईयर का अनाउंस हो जाता है। सपोज आपका 55% से कम बनता है, तो आपको यहाँ पे फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपने जो फीस भी जमा कर दी वो रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका बीएससी फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में
ऑलमोस्ट सबका बीएससी में 55% से तो अबव ही होता है। जिनका नहीं भी है तो उनको फिर ये फॉर्म, अगर आपको लगता है कि उनका 55% नहीं बन पाएगा तो अभी भी वो टाइम है, क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर का एग्जाम अभी बाकी है। तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी जरूरत होगी वो मैं हेल्प कर दूंगा आपको। किसी टॉपिक पे नहीं समझ में आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, एलिजिबिलिटी की। अगर आपका रैंक की भी मैंने बात कर दी, इंटरव्यू में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस करना है, केमिकल काइनेटिक्स पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देख लेना। उसके बाद एक और जो टॉपिक होता है जो रिएजेंट रिएजेंट होता है, रिएजेंट भी आप अच्छे से देख लेना। पढ़ना आपको सब है, लेकिन ये सब टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत जल्दी अराइज होता है। स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलनी। और देखो जितने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं मैं सबको आपकी क्या बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ, जैसे अनाउंस होता है वो सब मैं बता देता हूँ। बस इसके लिए आपको ये करना है कि आपको फर्दर अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो मैं आपको डायरेक्टली तो कैसे इन्फॉर्म करूंगा, तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि थोड़ा सा आप सब मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से और सब्सक्राइब करें। जितनी भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज होंगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी किसी को कुछ पूछना होगा वो वहां से मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। किसी और को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।